Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. दिस इज ईवा एजुकेशन एंड माई सेल्फ डॉक्टर अशोक सिंह यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इस यूनिवर्स में जितना भी कोई भी मैटर है वो सभी एलिमेंट्स से बने हुए हैं और ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म के लिए चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंगस हो, सब ये सब भी एलिमेंट्स से बने हुए हैं। और बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, ये एलिमेंट्स बेसिकली सब नॉन मेटल्स हैं। और इन का परसेंटेज अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो मैक्सिमम 97 to 98% होता है। ह्यूमन में देखें तो 97.5 है इन एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है। तो हम आज एक एक करके देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ लाइफ क्या है। तो सबसे पहले हम कार्बन से शुरू करते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 और अलग एलिमेंट से जुड़ सकता है और इस हिसाब से वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों ही तरह के बॉन्ड्स बना सकता है और अलग अलग तरीके से इसको जोड़ के अलग अलग तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो अर्थ पे जो लाइफ है उस पे अर्थ की लाइफ को कार्बन बेस्ड लाइफ भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कार्बन बेस्ड लाइफ? क्योंकि अगर हम लिपिड देखें, प्रोटीन्स देखें, कार्बोहाइड्रेट देखें तो उनकी जो बैकबोन है या अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला एलिमेंट है वो कार्बन है और कार्बन उनकी बैकबोन बनाता है। इसीलिए अर्थ पे जो लाइफ है या हमारे पृथ्वी पे जो जीवन पाया जाता है उसको कार्बन बेस्ड लाइफ भी कहते हैं। सिलिकॉन भी इसी की तरह उसमें ये पावर है, जैसे कार्बन की जो 4 तरह से जुड़ सकता है और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तरीके से जुड़ सकता है। इस पावर को कैटिनेशन पावर भी कहते हैं। तो इसी तरह से सिलिकॉन के साथ भी है। मे बी हमको बाहरी ग्रहों पे ये देखने को मिल जाए कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी हो, लेकिन अभी हम अर्थ पे जो प्रेजेंट है उस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर ह्यूमन में देखा जाए तो कार्बन, ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो कार्बन 14%, सॉरी 18% है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में होना और बैकबोन होना, इसलिए इसको, यहाँ के लाइफ को हम कार्बन बेस्ड लाइफ भी कहते हैं। आगे चल के अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बहुत लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बहुत फेमस कंपाउंड बनाते हैं जिससे हम सब परिचित हैं, वाटर, H2O। और अगर ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन सेल में देखा जाए तो 60% वाटर ही है। आप अगर जेलीफिश का एग्जांपल लेंगे तो 90% वाटर है। तो वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और अगर आप वाटर की प्रॉपर्टी देखें तो वाटर एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। और अगर हम देखें कि वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इस कारण ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट कर लेता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो इसलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसको डॉट डॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट है या उसको वेपर, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है या कोहेसिव फोर्स
आ जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप अल्कोहल से भी कंपेयर कर लें तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप गर्म करेंगे तो उसकी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको 1 कैलोरी लगेगी, जबकि 0.59 कैलोरी ही एथेनॉल को वेपराइज करने में लगती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट होम्योस्टेसिस में भी काम आता है। अगर कहीं वाटर अधिक है तो ओवरऑल टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता है, उस सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसलिए जो एनवायरनमेंट में सर्टेन चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, तो वाटर के कारण, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी में अधिक है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अधिक है, तो सीधा हीट को बढ़ने नहीं देता है। और वाटर एज अ मॉलिक्यूल, इसको हम आगे के वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। अभी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। अभी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ना जाके एलिमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा, अब वाटर के बाद वाटर में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हम ब्रीथ भी करते हैं और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो कैप्चर कर लेता है दूसरे जगहों से इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हमारा जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो बॉडी के अंदर पीएच मेंटेनेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिकली हाइड्रोजन आयन जो है वो पीएच मेंटेनेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक पीएच होगा, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर कम है तो बेसिक पीएच होगा। और भी है कि अगर हमको एनर्जी चाहिए तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वाटर को हाइड्रो पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको किसी डायनामो पे गिराते हैं और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह सेल के अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, हाइड्रोजन आयन को पंप कर देते हैं मेम्ब्रेन के बीच में, और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाता है हाइड्रोजन आयन का, और जब वो एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन गुजरते हैं तो हमको एटीपी मिल जाता है। तो एटीपी एनर्जी करेंसी है, और ये एक तरीका है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि इस तरह से हम एनर्जी लाइफ के लिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी हमको आवश्यक होती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी एसिड बेस मेंटेनेंस, पीएच मेंटेनेंस में और एटीपी जनरेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आगे हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपके जितने भी प्रोटीन है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, और नाइट्रोजन का जो अमाइन ग्रुप है, जो आपका अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप है, उसमें NH2 या अमीन होता है। उसमें नाइट्रोजन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है, नाइट्रोजन NH2 उसमें, और ये आपके अमीनो एसिड को बेसिक नेचर देता है। अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर युक्त कई अमीनो एसिड होते हैं, उसका एक एग्जांपल सिस्टीन है। तो इस सल्फर के कारण आप देखेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं। किसी भी प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, जो कि इसकी सेकेंडरी कन्फॉर्मेशन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन को फोल्ड करने में मदद मिलती है उसको, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से तो सल्फर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगला एलिमेंट हम ले लेते हैं फॉस्फोरस। तो अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ले लेते हैं, तो फॉस्फोरस आप देखेंगे कि
जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें शुगर फास्फोरस या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और नाइट्रोजन बेसिस जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, इसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सल्फर जो है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो बन रहा है आपके न्यूक्लिक एसिड में, उसके लिए ज़रूरी है। और नाइट्रोजन आपके नाइट्रोजन बेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों एलिमेंट आपके न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इवोल्यूशन के लिए, म्यूटेशन के लिए, और जो जीन्स है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाने के लिए ये बड़ा रोल प्ले करता है डीएनए मॉलिक्यूल। और फास्फोरस और नाइट्रोजन ना हो तो ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। फॉस्फोरस फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन भी करता है। तो इससे क्या होता है कि किसी सेल के अंदर जो प्रोटीन है उनके कॉन्फॉर्मेशंस में चेंज आता है। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में भी फॉस्फोरस है। तो कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस इन प्रोटीन सिग्नलिंग, फॉस्फोरस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। और बेसिकली ये सारे एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं उसको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, और भी एलिमेंट्स हैं जिसको ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनको हम बाद के लेक्चर्स में या बाद की वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।